India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मराठा आरक्षण मामले पर 8 मार्च से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा सुप्रीम कोर्ट। अदालत कक्ष और ऑनलाइन दोनों तरीके से होगी सुनवाई। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। अवैध निर्माण मामले में सोनू सूद ने बीएमसी के खिलाफ वापस ली एसएलपी। कहा कोर्ट के बाहर सुलझाएंगे विवाद। सीजीआई ने की सोनू सूद के पहल की तारीफ। फेसबुक के जरिए दोस्त बनाकर यौन शोषण मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रेप आरोपी की जमानत याचिका की खारिज। कहा भले ही फेसबुक रिक्वेस्ट बच्चे ने भेजी हो, लेकिन ये यौन रिश्ता बनाने की सहमति नहीं। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने से संबंधित महाराष्ट्र के 2018 के कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर वह 8 मार्च से अदालत कक्ष के साथ ही ऑनलाइन दोनों तरीके से सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि अगर शीर्ष अदालत में अदालत कक्ष में सुनवाई शुरू होती है तो पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से दलीलें दे सकते हैं और अगर कोई डिजिटल माध्यम से दलील देना चाहता है तो इसकी भी इजाजत है। वर्तमान में शीर्ष अदालत में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण ये व्यवस्था बहुत ज्यादा, आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले मार्च से चल रही थी और ऐसे में न्यायालय डिजिटल और प्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से सुनवाई जल्द ही बहाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या एससी-बीसी अधिनियम 2018 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की तारीखें तय की, जिसे नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने 8 मार्च को सुनवाई शुरू करने और 18 मार्च 2021 तक सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। 8, 9 और 10 मार्च की तारीख अपीलकर्ताओं द्वारा बहस के लिए तय की गई, जबकि 12, 15 और 16 मार्च को उत्तरदाताओं के प्रस्तुतिकरण के लिए तय किया गया है। बेंच ने आगे उल्लेख किया कि हस्तक्षेपकर्ताओं और अन्य को 17 तारीख को सुना जाएगा। 18 मार्च को अटॉर्नी जनरल जवाबी दलीलों के साथ सबमिशन देंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार के अनुरोध पर न्यायालय ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के बाहर के निर्णयों की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत की जा सकती है और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के लिए न्यायालय किताबों का संदर्भ लेगा। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट की शारीरिक रूप से सुनवाई की कार्यप्रणाली 8 मार्च तक फिर से शुरू हो जाती है तो इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में होगी, अन्यथा ये वर्चुअल सुना जाएगा। सुनवाई अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में इस बात को दोहराया कि किस केस में शामिल ढेर सारी फाइलों के कारण शारीरिक अदालत में मामले को सुना जाना चाहिए। बेंच ने सुझाव पर विचार किया और मामले को 8 मार्च को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई अब 8 मार्च को होगी। बेंच ने 9 दिसंबर 2020 को मराठा कोटे के तहत नियुक्तियां और प्रवेश करने के लिए सितंबर 2020 में
3 जजों की बेंच द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के लिए किसी भी आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम 2018 की संवैधानिकता के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 25 जनवरी से सुनवाई का फैसला किया था। पीठ ने मराठा कोटे के तहत नियुक्ति और प्रवेश करने पर इस साल सितंबर में 3 न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के लिए कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। 3 जजों की बेंच द्वारा रोक के आदेश को बड़ी बेंच को मामलों का हवाला देते हुए पारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल का मत है कि भारत के राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषियों में एक एजी पेरारीवलन की क्षमा याचिका पर फैसला लेने में सक्षम अथॉरिटी है और शीर्ष कोर्ट ने में दखल किए गए अपने हलफनामे में मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने सभी तथ्यों पर गौर किया है और सभी संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। राज्यपाल का मत है कि भारत के राष्ट्रपति पेरारीवलन की क्षमा याचिका पर फैसला लेने में पूरी तरह सक्षम है। मंत्रालय ने कहा कि प्राप्त दस्तावेज प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा कानून सम्मत विचार किया जाएगा। 21 जनवरी को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष कोर्ट को सूचित किया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल पेरारीवलन में जल्द रिहाई के मामले में 3-4 दिन में फैसला ले लेंगे। ये मामला राजनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि राज्य में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली शीर्ष कोर्ट की पीठ में दाखिल अपने हलफनामे में मेहता ने कहा कि संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत इस संबंध में अगले 3-4 दिनों में निर्णय ले लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि शीर्ष कोर्ट पेरारीवलन की तमिलनाडु के राज्यपाल की यहां 2 साल से ज्यादा समय से लंबित याचिका पर हिला हवेली को लेकर असंतोष जता चुका है। पेरारीवलन ने अपनी जल्द रिहाई की मांग को लेकर शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर की है। उसने अपनी रिहाई के लिए 2018 में राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिश का भी उल्लेख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बेंगलुरु में झुग्गी में नष्ट की गई प्रवासी श्रमिकों की झोपड़ियां अपनी लागत पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। इन झोपड़ियों को उस वक्त नष्ट किया गया था जब कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और इनके निवासी अपने गृह राज्यों में चले गए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल, दिनेश माहेश्वरी और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने निर्देशों पर रोक लगाई। 4 दिसंबर को जारी इन निर्देशों के अनुसार हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि चिन्हित प्रभावित परिवारों के घरों और झोपड़ियों को अपनी लागत पर फिर से बनाया जाए और पुनर्निर्मित झोपड़ियां अपने पहले रूप और आकार की हो। इसके साथ ही संरचनाओं के पुनर्निर्माण का काम अधिकतम 2 महीनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया था और राज्य सरकार ने अपने एसएलपी में तर्क दिया कि विचाराधीन भूमि एक सरकारी भूमि है जिसके संबंध में झुग्गी निकासी के लिए अधिसूचना पहले से ही जारी की जा चुकी थी। इन तथ्यों के बावजूद हाईकोर्ट ने सरकार को उसी भूमि पर झोपड़ियों के निर्माण का आदेश दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों की नष्ट की गई झोपड़ियों को फिर से बनाने का निर्देश दिया। पिछले साल जनवरी में हाईकोर्ट ने वृहत बेंगलुरु महानगर पालिका अधिकारियों और पुलिस को फटकार लगाई थी जिन पर कुछ प्रवासी श्रमिकों के घर को विध्वंस करने का आरोप लगा था। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब भी मांगा है। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने आपको बता दें कि जिस तरह से कोर्ट ने फारूकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मुकदमे के लिए जारी प्रोडक्शन वारंट पर स्टे कर दिया है। मुनव्वर फारूकी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में नए साल पर एक कैफे में आयोजित हुई कॉमेडी शो में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुनव्वर फारूकी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। फारूकी के इस
हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस घटना के बाद से मुनव्वर फारूकी मध्य प्रदेश की जेल में बंद था, जिसे अब अंतरिम जमानत मिली है। वहीं एक्टर सोनू सूद को ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से दिए गए नोटिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी स्पेशल लीव पिटीशन वापस ले ली गई है। सूद ने कहा कि वे याचिका, दरअसल बताया जा रहा है कि वो जो याचिका वापस ले ली गई है, सूद ने कहा है कि याचिका वापस ले रहे हैं क्योंकि वे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास विवाद सुलझाने के लिए जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सूद की प्रशंसा करते हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई कार्रवाई करने से मना किया है। दरअसल सीजीआई ने कहा है कि अच्छा कदम है। सूद ने मुंबई के जुहू इलाके में अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण पर नगर निगम के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज करने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। सूद ने अपनी याचिका में कहा था कि इमारत में बदलाव को लेकर उनके आवेदन को नगर निगम के आयुक्त ने मंजूर कर लिया था और ये महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की अनुमति के अधीन है। याचिका में कहा गया था कि 13 जनवरी 2021 को उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर योजना कानून 1966 की धारा 43 के प्रावधानों पर विचार किए बिना आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि आवासीय परिसर को आवासीय होटल में बदलने को लेकर परिवर्तन के संबंध में उन्होंने 2018 में ही संबंधित विभाग के समक्ष आवेदन कर दिया था। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने में मदद कर सूद सुर्खियों में आए थे। बीएमसी का आरोप है कि अभिनेता ने 6 मंजिला आवासीय इमारत शक्ति सागर में ढांचागत बदलाव किया और बिना जरूरी मंजूरी हासिल किए इसे होटल में बदल दिया। फेसबुक के जरिए दोस्त बनाकर यौन शोषण करने वाले मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही फेसबुक रिक्वेस्ट बच्ची ने भेजी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंतरंग रिश्ते बनाने की सहमति भी मिल गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता ने आरोपी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इसका ये मतलब जरा भी नहीं है कि आरोपी बच्ची के साथ यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया है। न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने कहा कि लोग नेटवर्किंग, ज्ञान और मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, न कि यौन शोषण और मानसिक शोषण करने के लिए। कोर्ट ने कहा कि अधिकांश युवा ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद और सक्रिय हैं, इसलिए युवाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर नए सामाजिक संबंध बनाना असामान्य नहीं है। इसका कोई मतलब नहीं है कि जो बच्चे सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं वो यौन की खोज के लिए या वो इस तरह के निमंत्रण प्राप्त करने के इरादे से ऐसा करते हैं। आरोपी का तर्क था कि चूंकि लड़की ने अपने नाम से फेसबुक अकाउंट बनाया था, इसलिए उसने माना कि वो 18 साल से ऊपर की उम्र की है और इसलिए उसके साथ सहमति से अंतरंग रिश्ते बनाए। अदालत ने कहा कि 13 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति फेसबुक अकाउंट बना सकता है और इसलिए इस विवाद को स्वीकार्यता नहीं है। अदालत ने पाया कि महज इसलिए ही उसने आरोपी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उससे यह अनुमान नहीं लग सकता कि उसने आरोपी को सहवास स्थापित करने के इरादे से ऐसा किया था। अदालत ने यह भी माना कि लोगों के लिए सोशल मीडिया पर अपनी उम्र और पहचान के बारे में सब कुछ नहीं बताना असामान्य है, क्योंकि ये एक सार्वजनिक मंच है। कोर्ट ने कहा कि जैसा कि आरोपी ने पीड़ित को व्यक्तिगत रूप से देखा है, वो ये जरूर जान चुका है कि पीड़ित 13 वर्ष और 3 महीने की लड़की है, इसलिए ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वो यौन संबंध बनाने के लिए वयस्क है। चूंकि पीड़िता 18 साल से कम उम्र की थी और उसकी सहमति अपरिहार्य है, इसलिए ये प्रथम दृष्टया में वैधानिक बलात्कार है। बचाव के लिए क्या उम्र की गलती का तर्क स्वीकार है, इस मुद्दे पर कोर्ट ने कहा, रघुनाथ रामनाथ जोलेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच की डिवीजन बेंच ने इसी तरह का मामला सामने आया। केस में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि ये आईपीसी की धारा 375 और धारा 376 का एक हिस्सा है। जब तक आरोपी को इसका पता नहीं चलता है, 16 वर्ष से कम आयु के अभियोजन पक्ष को साबित कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के लिए दंड देयता को आकर्षित नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हम माइनर बनाम निदेशक के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा करते हैं। इसमें अभियोजन पक्ष का कहना था कि अगर 16 वर्ष से कम आयु है
तो इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के छठे खंड के अंतर्गत नहीं पढ़ा जा सकता है। यदि ऐसा कोई प्रयास किया जाता है तो ये कानून की योजना के साथ छेड़छाड़ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य में पर्याप्त फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एफएसएल रिपोर्ट समय पर दे दी जाए और मामलों के त्वरित निपटारे में सहायता मिल सके। अदालत ने कहा कि कर्नाटक जैसे राज्य के लिए, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी में सबसे आगे चलने वाला माना जाता है और उसका बेंगलोर शहर पूर्व की सिलिकॉन वैली है, उसके बावजूद भी ये एक अस्वीकार्य सी बात है कि इस राज्य में एक एफएसएल है जिसके 13 अनुभाग में कामकाज होता है। न्यायमूर्ति सूरज गोविंद राज की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक हितधारक द्वारा पालन की जाने वाली समय सीमा के संबंध में कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं और न ही नमूने एकत्रित करने के समय से लेकर अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक की समय अवधि की निगरानी के लिए कोई निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण 6,994 मामले लंबित हैं, वहीं 35,738 से अधिक नमूने जांच के लिए लंबित है। अदालत को ये भी सूचित किया गया कि राज्य में एफएसएल की संगठनात्मक स्थापना इस तरह की है कि बेंगलुरु में स्थित एक शीर्ष राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है जहां 13 अलग अलग अनुभाग कार्यरत हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अभियुक्त हिरासत में है तो उपरोक्त रिपोर्ट में इस तरह की देरी के कारण जेल में बड़ी संख्या में अंडर ट्रायल रखे जाएंगे। कई बार इसके परिणाम स्वरूप निर्दोष व्यक्तियों को कैद में रहना पड़ सकता है। कोर्ट ने इस बाबत कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष विभिन्न लॉ कॉलेजेस जो हैं उनके छात्रों द्वारा एक याचिका दायर की गई जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के शौचालय के निर्माण को सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई जहां पर लेडीज टॉयलेट का निर्माण नहीं हुआ है। याचिका में यह भी निर्देश देने की मांग की गई है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि इस तरह के शौचालय में शौचालय, पानी, बिजली, पंखा, डोरबन जैसे सभी आवश्यक सुविधाएं हों जिससे महिलाओं की निजता और गरिमा का ध्यान रखा जा सके। वहीं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी और न्यायमूर्ति संजय यादव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के लिए पेश हुए वकील को राज्य के इस संबंध में निर्देश देने को कहा कि ये भी निर्देश दिए गए कि राज्य के कितने पुलिस स्टेशनों में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, इसकी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। उत्तरदाताओं को इलाहाबाद शहर के पुलिस स्टेशनों में अर्धनिर्मित, क्षतिग्रस्त, अपूर्ण शौचालयों को पूरा करने के निर्देश दिए जाएं। ऐसे शौचालयों के निर्माण के बाद उन्हें महिलाओं की निजता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, डाकनॉब जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी को एक महिला पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का कहीं न कहीं यहां पर गठन करने के लिए और इलाहाबाद शहर में पुलिस स्टेशनों के शौचालय के निरीक्षण के लिए पुलिस निरीक्षक एसआई कांस्टेबल के साथ मिलकर अपनी रिपोर्ट एसएसपी इलाहाबाद के समक्ष समय समय पर उच्च न्यायालय की निगरानी में रखी और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव गृह लखनऊ और पुलिस महानिदेशक डीजीपी उत्तर प्रदेश के माध्यम से पुलिस थाने के वॉशरूम और शौचालय के निर्माण और रखरखाव के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन के लिए दिशा निर्देश दिए जाए। वहीं सीजेआई बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं और न्यायकर्मियों के सीमित प्रवेश की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय की पहल पर यह फैसला लिया गया है। प्रदीप राय ने सीजेआई को इसके लिए एक पत्र भी लिखा था। अब न्यायकर्मियों को रजिस्ट्री, लाइब्रेरी, बार रूम और लेडीज बार लॉज में सीमित प्रवेश की इजाजत मिली है। प्रवेश 8 फरवरी से दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक बैठक में प्रवेश के दिशा निर्देश तय किए हैं। सीजेआई बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं और न्यायकर्मियों को रजिस्ट्री, लाइब्रेरी, बार रूम और लेडीज बार लॉन्ज में सीमित प्रवेश की इजाजत दे दी है। इस बाबत जल्द ही एसओपी जारी होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय की पहल पर की गई
कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग और कई क्षेत्रों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण वकीलों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मुवक्किल भी परेशान थे। प्रदीप राय ने सीजेआई बोबड़े से फिजिकल हियरिंग और प्रवेश को सामान्य जल्द करने की अपील की थी और कहा था कि अब जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो जल्द फिजिकल हियरिंग शुरू होनी चाहिए, जिससे कि अदालत की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू हो और ऑनलाइन सुनवाई पर निर्भर ना रहा जा सके। सीजीआई को लिखे पत्र में प्रदीप राय ने वकीलों की रजिस्ट्री, लाइब्रेरी, बार रूम और लेडीज बार लॉन्ज में भी प्रवेश की मांग की थी। आज परिस्थितियां अलग हैं। करीब 3000 रजिस्ट्री के एम्प्लॉइज रोज कोर्ट में जाते हैं। 500 से ज्यादा जो पुलिस के सिपाही हैं जो कि कोर्ट की पहरेदारी कर रहे हैं, वो रोज कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के स्टाफ के लोग भी कोर्ट के अंदर जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो लॉयर्स हैं उनकी कोई एंट्री नहीं है। लाइब्रेरी में आप नहीं जा सकते, कैंटीन में आप नहीं जा सकते। सीजीआई को लिखे पत्र में प्रदीप राय ने कहा है कि कोविड के हालात के दौरान ये पाया गया कि जिन वकीलों और एससीबीए सदस्यों के पास सुप्रीम कोर्ट परिसर में चेंबर नहीं है, उन्हें अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वकीलों का प्रवेश रजिस्ट्री, लाइब्रेरी, बार रूम, लेडीज बार लॉन्ज और कैंटीन में प्रतिबंधित है। इसलिए अनुरोध है कि वकीलों को इन स्थानों में प्रवेश की अनुमति मिले, जिससे कि कोर्ट की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या एससीबीए और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने एक बैठक की और दिशा निर्देश तय किए। मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अनुसार आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, एससीबीए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन स्कोरा की ज्वाइंट मीटिंग हुई। ज्वाइंट मीटिंग में ये डिसीजन हुआ कि लाइब्रेरी, कैंटीन, लॉन्ज रूम और रजिस्ट्री कोविड-19 के गाइडलाइंस को पालन करते हुए वकीलों के लिए खोला जाएगा और लॉयर्स चैम्बर्स की जो टाइमिंग पहले केवल 5 बजे तक थी, 10 से 5 थी, अब वो टाइम जो है पर डे 7 बजे तक हो गई। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अधिकृत अधिवक्ताओं और विधि क्लर्कों की रजिस्ट्री में एंट्री 8 फरवरी से होगी। हर 100 व्यक्ति को प्रति 90 मिनट में 3 स्लॉट में प्रवेश दी जाएगी। प्रवेश वक्त सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक, 11:30 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे तक। सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक लाइब्रेरी, बार रूम और लेडीज बार लॉन्ज में एंट्री सीमित रहेगी। अधिवक्ता लॉकर क्षेत्र में सीमित प्रवेश की अनुमति होगी। लिटिगेंट्स के लिए कैफेटेरिया मौजूदा और लागू कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार खोला जाएगा। चैम्बर ब्लॉकों की समय सीमा शाम 7 बजे तक बढ़ाई जाएगी। चैम्बर ब्लॉक राजपत्रित अवकाश सहित सभी दिनों में खुलेंगे। देश में कोविड-19 के लिए मौजूदा प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रवेश 8 फरवरी से उपलब्ध होगा। हर उपयोग के लिए अपेक्षित एसओपी जल्द जारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.